गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप। आज एक नए सीरीज में पहले क्लास को लेकर मैं आप सबों के बीच में आया हूं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। शुरुआत में कुछ चीजें बता देता हूं, फर्स्ट क्लास है इसलिए। देखिए, अगले 40 दिनों तक लगातार हर दिन शाम में 7:30 से 9 बजे तक आप लोगों के बीच बायजूस के बेस्ट फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कंप्यूटर्स हो, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है। हर चीज को हम बाइलिंगुअल लेके आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। हर क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा क्लास के अंत में। 7:30 से 9 बजे तक 1.5 घंटे मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। सिर्फ मैं नहीं, तमाम हमारे फैकल्टीज आपके साथ हर दिन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग आपको इस तरीके से करेंगे, जैसे मैं बताता हूं। अगले स्लाइड में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे एक सेकंड के लिए देखिए। यह एक क्वेश्चन है, हर चीज बाएं साइड अंग्रेजी में और दाहिने साइड उसका ही ट्रांसलेशन हिंदी में है। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को चैट बॉक्स में क्वेश्चन देखना है, जवाब देना है। मैं आपको जवाब कैसे देना है, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन 1 देखा और 1 का आपको आंसर लगता है कि भाई 1 का आंसर होगा ए, तो आप चैट बॉक्स में 1A लिख के भेजिए। अगर आपको लगता है 1B तो 1B। सिमिलरली अगर 10A या 10C, तो इस तरीके से पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिखिए और ABCD उसके सामने लिखते चलिए। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। हर क्वेश्चन के साथ आपको उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देते चलूंगा, ताकि वो चीज आप याद रखें और कल के डेट में अगर एग्जाम में आएगा तो उसका आप जवाब लिख सकें। तो देखिए, चैट बॉक्स में जैसे मैं देख सकता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप लोग, तमाम लोगों को गुड इवनिंग। जयंता, तमन, साना, मानसी, पेयू, विश्वा, हर किसी को गुड इवनिंग है हमारे तरफ से। अब दोस्तों, यहां से सीरियस पढ़ाई का माहौल, हम लोग जैसा हमेशा कहते हैं, बायजूस आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। आप हमें सिर्फ अपना जो लाइक्स है, अपने कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के पीछे सिर्फ एक लॉजिक है कि आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कौन सा क्लास हो रहा है, कब होने जा रहा है, क्या हो रहा है, वो पता चलेगा। और इसके बाद दोस्तों, जितने भी देर आप लोग क्लासेस में हमारे साथ हैं, तो सिर्फ एक चीज करिए, क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ी देर इंतजार करूंगा, आप आंसर लिख के भेजिए और उसके बाद मैं आपको उस सवाल से जुड़ी हुई कुछ चीजें बताते चलूंगा। तो बिना समय बेकार किए, बिना समय जिसको कहेंगे खराब किए हुए, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर। एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स लुक एट दिस। Number 1, who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as traders? स्वतंत्रता से पहले व्यापारियों के रूप में भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय निम्नलिखित में से कौन से थे? और ऑप्शन आपका ABCD, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली है। प्लीज, नाउ आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स गाइज। Anudhama has given me the answer. Good. Anudhama is the first person to give. Vinay has given. Okay. A lot of you are giving the answers. Okay. Don't write the thing. Now guys, look what has been asked. Who has come first? पहले कौन है? Last to come. Last to come. अंतिम, पहला नहीं पूछा है, लास्ट पूछा है। तो अब याद रखना है, पुर्तगाली तो फर्स्ट थे, पोर्तुगीज वे द फर्स्ट, फ्रेंच आर दी लास्ट। 5 अलग अलग यूरोपियन नेशनैलिटीज के लोग आए थे। तो दोस्तों, यहां क्वेश्चन के अलावा याद रखिए, 5 डिफरेंट नेशनैलिटीज ऑफ यूरोपियंस केम टू इंडिया। 4 यहां लिखा हुआ है, एंड 5th नेशनैलिटी वाज डेन्स, डैनिश। ये जो लोग थे वो 5वें थे। और इनका ऑर्डर क्या था दोस्तों? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाल वर द फर्स्ट वन टू कम एंड फ्रांस वाज द लास्ट, 5th था। तो ये दोनों याद रखिए। इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है आपके लिए। काफी लोग
स्वीडिश नहीं आए थे देश में, स्वीडन वाले लोग नहीं आए, वो ट्रेड करते थे, उन्होंने कोई भी जगह ऑक्युपाई नहीं किया। जैसे दोस्तों आप देखिए, पुर्तगाल गोवा में था, फ्रांस पौंडीचेरी में हुआ करता था, ब्रिटेन आपको पता है देश के कई इलाकों में, बहुत सारे हिस्सों में ब्रिटेन वाज रूलिंग इन दोज डेज। डेन्स आपको पता है श्रीरामपुर, निकोबार आइलैंड्स, छोटे छोटे जगहों पे था। और लास्ट में डच भी कुछ जगहों पे रूल करता था, जैसे मसूलीपट्टनम, सूरत और ये। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आई होप this question is clear. The last European to come to our country pre-independence was none other than France. So answer is C. Everybody has answered. Great. Let's move to question number 2. Which of the following treaty ended the first Carnatic War? निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी? 4 ऑप्शन, सालबाई, बसीन, एक्सला चैपेले और पेरिस। Please now answer the question, guys. Write what would be the answer for 2. No, don't write ABC because then I'll not be able to understand. Write 2A, 2B, 2C, 2D. क्या लगता है आपको आंसर? संगदीप आंसर दे रहे हैं 2C, हंटर 2A बोल रहे हैं। Again, somebody is answering. Guys, ABC. Remember, okay, a lot of you have been answering. I can see. Now let's see, guys. किस संधि, which was the treaty that is being asked? First Carnatic युद्ध। First of all guys, Carnatic युद्ध, this war किसके बीच में हुआ था? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो रहा था। और पहला ट्रीटी जो वॉर है वो एक्सला चैपेले के बाद खत्म होता है। 3 वॉर होते हैं दोस्तों। फर्स्ट वॉर जो था वो 1746 टू 1748, दूसरा 1748 से 54 और तीसरा लमसम 1756 से 63 तक। और दोस्तों यहां पे जो पहला वॉर है वो खत्म होता है एक्सले चैपेले से। सालबाई बेसिन इनसे नहीं जुड़ा हुआ था, ये दोनों मराठा के वॉर से जुड़ा हुआ था। और पेरिस, ये थर्ड कर्नाटिक वॉर, उसके ट्रीटी को कहते थे ट्रीटी ऑफ पेरिस। सो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सला चैपेले। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द आंसर। सो 2C इज द आंसर। लेट्स मूव टू 3। द बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट इन विच ईयर? पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? नाउ गाइस प्लीज आंसर 3। व्हाट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? Let me see. Guys, I'll come this side. Let's please look at question number 3. What would be the answer for 3? That's the thing that I'm looking forward to. What would be the answer for 3? पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? Yes, a lot of you are answering 3C, 3B. Prasenjit is answering 3B. Anyone else? 3A is Ashok Bhardwaj's answer. Guys, see, पलासी की लड़ाई, it was fought in this year 1757. याद रखना है, कई बार many times we say कि अंग्रेज भारत में 190 years तक रूल करते गए। और अंग्रेजों की शुरुआत, लड़ाई, यहां पे उनके रूल की शुरुआत पलासी से कहते हैं। तो ये 1757 से रूल हो रहा है। एज फार एज 1857 है, ये दोस्तों फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, यहां 1857 रिवोल्ट है। बाकी दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये दोनों साथ में दिया गया था। कई लोग शायद ट्रैप में फॉल कर गए होंगे और 3B का आंसर दे दिए होंगे। जी नहीं, ये होगा 1757 और 1761 देखिएगा, आगे चलकर मैं बताऊंगा। यहां पे बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बात करेंगे इसकी। और 1885 दोस्तों, इस वक्त एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। इस साल कांग्रेस का गठन किया गया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885। सो आई होप थर्ड इज क्लियर। द क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ गाइज। 4. The system of dual government is associated with the name of which of the following? द्वैध शासन प्रणाली किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? With which?
Look at this, guys. With which is this associated? This dual system of government is associated with which of the following? Look at this, guys. Question number 4th. Answer करिए. Yes, उर्मिला, शांभवी, अंकित. ओके, लोगों ने, काफी लोगों ने नंबर दिए हैं. गुड गुड. अब जिन लोगों ने, देखते चलना आपको, यहां लगातार लोग आंसर्स दे रहे हैं. 4th का नाम जुड़ता है रॉबर्ट क्लाइव के साथ. ये पूरा नाम है रॉबर्ट क्लाइव. दोस्तों, कॉर्नवालिस नहीं है, डलहौजी भी नहीं है, कैनिंग भी नहीं है, ये लोग बहुत बाद में आए हैं. डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1765 से 1772 तक. ये बंगाल को जब अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया, उसके बाद ये 7 साल तक के लिए द्वैत शासन था, डुअल सिस्टम था, 1765 टू 72. और ये नाम जुड़ता है रॉबर्ट क्लाइव से. ए इज योर आंसर, रॉबर्ट क्लाइव. दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रॉबर्ट क्लाइव. वहां का पहला गवर्नर हुआ करता था. इस नाम को याद रखिए. अंग्रेजी हुकूमत का एक छोटा सा अदना सिपाही जो बढ़ते बढ़ते गवर्नर तक बन गया. बहुत इंपॉर्टेंट. भारत में अंग्रेजों का जो यहां पे शासन शुरू होता है, उसमें क्लाइव की एक बहुत ही निर्णायक, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है. वेरी इंपॉर्टेंट role this man has played as far as Britain is concerned and Britain's conquest in India is concerned. So I hope this is clear, guys. 4th का आंसर हो रहा है A. Let's move to question number 5. Who said that British established a robber state in Bengal between 1765 and 72? देख लीजिए दोस्तों, ये वही डुअल सिस्टम जब था, तो किसी व्यक्ति ने कहा था कि इस 7 साल के दौरान में इन लोगों ने एक डाकू राज्य की स्थापना कर दी थी. यहां रॉबर लूट रहे थे, ये हमारे देश को लूट खसोट मचा रखा था इन्होंने बंगाल में. दोस्तों लूट रहे थे इस वक्त. तो किस व्यक्ति ने कहा कि इस वक्त ये डाकू राज्य चला रहे थे? 4 ऑप्शन दिया है. GW फॉरेस्ट, लॉर्ड मैकॉले, KM पानिक्कर और नंदलाल चटर्जी. थोड़ा सा मुश्किल सवाल है दोस्तों, देखते हैं how many of you can get the answer to this thing. See, the answer, I can see a lot of you are knowing this, a lot of you are giving the correct answer. So that, move to 5th question. Now leave the 4th, move to 5th. The answer to this is KM Panikkar. दोस्तों, he is a historian, इतिहासकार थे. आगे चलकर भारत के चाइना में जाकर ये राजदूत भी थे, एम्बेसडर हुआ करते थे. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया स्वतंत्रता के पहले भी, बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस. दिस ग्रेट मैन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ हिस्टोरियन. इन्होंने कहा था कि इस 7 सालों में जब ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था भारत में, अंग्रेजों ने एक डाकू राज्य की स्थापना की थी. लूट रहे थे ये भारत को इस वक्त. तो मेरे हिसाब से 5th इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, गाइस. The Treaty of Seringapatam was signed between Tipu Sultan and, अब देखिए दोस्तों, सेरिंगपट्टनम की संधि पर टीपू सुल्तान और किसके मध्य हस्ताक्षर किया गया था? Who amongst the four? ना गाइज, यहां पे 2 चीज आपको याद रखना है. एक तो आपको टीपू सुल्तान के बारे में यह याद रखना है कि टीपू सुल्तान राज्य कब कर रहा था. तो देखिए दोस्तों, 1782 से 1799 तक बेसिकली टीपू सुल्तान राजा हुआ करता था. उसके पहले इसके पिता राज्य करते थे. हिज फादर वाज द रूलर एंड ही वाज हैदर अली. अब देखिए सेरिंगपट्टनम की संधि. देखिए दोस्तों, एंग्लो मैसूर, ऐसे कुल मिलाकर 4 वॉर हुए, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए. और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम दोस्तों 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुआ था. और इस वक्त साइन करने वाले कोई और नहीं बल्कि कॉर्नवालिस थे. लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द पर्सन हु हैड साइंड दिस. 6 का आंसर डैनी हैज गिवन करेक्ट. 6B. श्रेया रस्तोगी एज करेक्ट. सागर करेक्ट. मुस्कान रॉन्ग. टू मेनी आंसर्स. ग्रेट गाइज, आई कैन सी द एंथुसियाज्म. बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन. बहुत लोग आंसर्स दे रहे हैं. लेकिन अब हम लोग 6ठे क्वेश्चन पे हैं. सही है राहुल कुमार दास, आप एकदम सही बोल रहे हैं. सब लोग, बहुत लोग 6B का आंसर दे रहे हैं. कॉर्नवालिस, इट्स ग्रेट.
एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉर्नवालिस इज द नेम हु हैड साइंड दिस। ये ट्रीटी कॉर्नवालिस ने की थी टीपू सुल्तान के साथ। तो दोस्तों छठा का आंसर क्या है? बी है। चलिए सातवां देख लेते हैं। अब इसी में टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैंने पूछ दिया यहां। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ, टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? Where was he the ruler from? कहां के शासक है दोस्तों? सेवेंथ का आंसर दीजिए। सब लोग सिक्स से आगे बढ़िए। सेवेंथ का आंसर दीजिए। इंग्लिश क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा। मैं कल से इसको थोड़ा और लेफ्ट कर दूंगा। सेवेंथ का आंसर यस, ज्ञान रंजन ने दिया, सही दिया है सेवन का आंसर। उर्मिला ने भी सही दिया। कई लोग, अधिकतर लोग सेवन का सही आंसर दे रहे हैं। आंसर है मैसूर, करेक्ट है एकदम बिल्कुल। हैदर अली और टीपू सुल्तान, पिता और पुत्र की जोड़ी ने अपना शासन मैसूर में चलाया था। ये दोनों मैसूर के शासक थे और इन्होंने किसको हटाकर शासन यहां शुरू किया दोस्तों? वुडियार डायनेस्टी। उनके पहले इस डायनेस्टी का शासन यहां हुआ करता था और उसके बाद इस पिता पुत्र की जोड़ी यहां पर जम गई थी। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद फिर से वुडियार यहां पे शासक बनेंगे। सही है, गुड, ग्रेट, एकदम सही जो बता रहे हैं एमडी के। ये मैसूर अपने रॉकेट्स के लिए जाना जाता था, मैसूरियन रॉकेट। टीपू सुल्तान इनोवेटर था, कई चीजों की मतलब खोज कर रहा था, बना रहा था। ये तमाम चीजें टीपू सुल्तान से जुड़ती हैं। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, आठवां क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंड द सब्सिडरी अलायंस वाज, सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन थे? आप देख सकते हैं चार ऑप्शन, हैदर अली, निजाम ऑफ हैदराबाद, पेशवा बाजीराव टू, नवाब ऑफ अवध। इन चारों में आठवां का आंसर दीजिए दोस्तों। गिव मी द आंसर ऑफ एट्थ क्वेश्चन। हु वाज द पर्सन हु हैज डन दिस? गिव मी द आंसर, एट्थ क्वेश्चन। ओके, खुशी इज गिविंग आंसर, प्रशांत इज गिविंग, ओके यस, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, सहायक संधि को साइन करने वाला पहला आदमी था हैदराबाद का निजाम। अगर यहीं पे सवाल पूछ देता कि इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम नॉर्थ इंडियन शासक कौन था, उत्तर भारत से जो शासक था, तब आंसर हो जाता अवध का नवाब। नहीं तो आंसर 7 का है, और सॉरी 8 का बी। तमाम लोग, अरविंद कुमावत, कुमार आदित्य, रविंद्र कुमार, एवरीबडी हु इज गिविंग दिस थिंग, दे आर करेक्ट। 8 इज बी, हैदराबाद का निजाम, the Nizam of Hyderabad. This is the correct answer for this particular question. Let's move. Question number 9. Who among the following was the founder of Brahmo Sabha? ब्रह्म सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चैप्टर से यह सवाल आ जा रहा है आपके लिए दोस्तों। और 9th का आंसर बहुत सही जो लोग दे रहे हैं। 9 का बी वो गलत है। 9 का बी नहीं, 9th पे आइए, 9th पे आइए, 8 से ऊपर बढ़िए दोस्तों। ये 9th क्वेश्चन है, 9th का। जी हां, 9 जो दे रहे हैं सही दे रहे हैं, काफी लोग सही दे रहे हैं। 9th का आंसर है डी, राजा राम मोहन रॉय। देखिए दोस्तों, इनको कहा जाता है ये पहले मॉडर्न मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया थे और इन्होंने 2 सभाओं का स्थापना किया था, एक ब्रह्मो सभा और दूसरा आत्मीय सभा। इन दोनों सभाओं को इन्होंने शुरू किया था। याद रखना है, दोनों ही नामों को याद रखिए। 9D वेल रमेश बिल्कुल सही, शेखर गायकवाड़, पृथ्वी, देवेंद्र साहू, राजू राम, सब लोग सही। 9D काफी लोग सही दे रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को, ये पता है। राजा राम मोहन रॉय पे सवाल आ सकता है, इसको तैयार रखना है। चलिए दोस्तों, 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? 10वां का आंसर दीजिए। 10th का आंसर दीजिए दोस्तों। 10th, व्हाट इज द आंसर? वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस। 10th का आंसर दें। कम ऑन गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू आर आंसरिंग। 9th सबने सही दिया, बहुत लोगों ने सही दिया है। 10th, शंखदीप सेन गुप्ता, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभिनव नहीं सही है। रविशंकर सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। शीतल नागले, अगर आप 10th का दे रही हैं तो थोड़ा सा से मिस हो रहा है। विजी जोसेफ, आपका मिस हो रहा है आंसर, थोड़ा सा से मिस हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। मैंने 51, 52, 53, 54 4 साल लगातार दे दिया है। आई हैव गिवन 4 years, consecutive 4 years have been given in this case. You can see the first railway line and now I hope, yes, शिवाराम अकीना एकदम सही बोल रहे हैं, मुंबई से थाने के बीच में। और किस साल? 1853, in 1859 your first railway line was opened in India
एब्सोल्युटली करेक्ट, दोज हु आर गिविंग दिस थिंग सही आंसर दे रहे हैं। 10th का आंसर हो जा रहा है सी। चलिए दोस्तों अब 11th की ओर मूव करते हैं। आइए श्रुति, आप सही आंसर दे रही हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 प्राइमरीली डेल्ट विद 1854 का सर चार्ल्स वुड डिस्पैच मुख्य रूप से किससे संबंधित था, किस चीज से संबंधित था दोस्तों? 11वां का जवाब दीजिए। 11th व्हाट इज द आंसर? जी आप पिछले क्वेश्चन में डलहौजी उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। 11th का जवाब दीजिए। नाउ मूव टू 11th गाइज। Yes, 11C. I can see somebody has answered. Sen Gupta has answered 11C. Absolutely. बहुत लोग 11C दे रहे हैं। दीपक राज, गलत हो रहा है आंसर। देखिए 11 का आपका आंसर गलत हो गया है। पवन कोपिसेट्टी, गलती हो गया है। बिल्कुल निशांत शर्मा सही कह रहे हैं। सुयश तिवारी, सोचिए। आर्यन कामले, बिल्कुल सही दोस्तों। ये एजुकेशन शैक्षिक सुधार से जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, एजुकेशन से कई सारे कमिटीज जुड़े हुए हैं। मैकॉले का मिनट था, आगे चलकर हार्टॉक कमीशन था, फिर एक हंटर कमीशन भी था, कई सारे कमीशंस हैं। उनमें एक वुड्स डिस्पैच, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कहा जाता है कि भारत में एजुकेशन से जुड़ा हुआ इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, 1854 में आया था और इस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे दोस्तों। बिल्कुल, अगर आपको पता है तो सही पता है। चलिए 12th की ओर बढ़ रहे हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12th। Which of the following British official initiated the doctrine of lapse? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत की थी? दोस्तों सिद्धांत के बारे में तब तक बता दूं, आप 12वां का आंसर दीजिए। सिद्धांत यह था कि अगर आपके पास कोई अपना पुत्र या पुत्री नहीं है, वंशानुगत आपके पास अपना जिसको कहेंगे अपना बेटा अपने गोद में नहीं लिया है, तो उस राज्य को अंग्रेज अपने साथ मिला सकती थी। काफी लोग 12 का सही आंसर दे रहे हैं। 12C, बहुत लोग। सुमित सिंह जादौन, थोड़ा गलत हो गया आपका आंसर। काफी लोग 12 की ओर जा रहे हैं और 12 की सही आंसर्स दे रहे हैं। सुमित जी एक बार अपने आंसर को चेक कीजिए। बिल्कुल, सबा खान सही है। अभिलाषा जैन बिल्कुल सही जा रही है। HML को चौधरी सही है। पीडीएफ लास्ट में मिलेगा बिट्टू राज जी, अंत में आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्लास के अंत में। तो 12th का आंसर सबने सही दिया है। लॉर्ड डलहौजी ये थे जिन्होंने शुरू किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भारत में कई तरीके से। आपको पता है झांसी को इसी तरीके से इन्होंने कैप्चर कर लिया था, रानी लक्ष्मीबाई। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13। द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इमीडिएट कॉज क्या है दोस्तों? 1857 का इमीडिएट कॉज आपको बताना है इस बार। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, इमीडिएट कॉज बताइए। इमीडिएट कॉज क्या होगा? 13वां का इमीडिएट कॉज देखिए दोस्तों, इमीडिएट कॉज आपसे पूछा जा रहा है। 13 का डी बोल रहे हैं उर्मिला यादव जी, डी दे रहे हैं, ठीक है। 13C प्रांजल श्रीवास्तव जी नहीं, 13C नहीं, 13 का डी होगा दोस्तों। यूज ऑफ कार्ट्रिज ग्रीस विद काउ एंड द पिग फैट, ये था इसका आंसर। एक रूमर फैल गया था कि अंग्रेजों ने जो नए कारतूस लाए हैं इनफील्ड राइफल में, उसमें ग्रीजिंग की गई है, जिसको कहते हैं ना पिग और काउ के फैट का, और इसलिए हमारे सैनिकों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। दोस्तों आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे का, ये यहां पे विद्रोह कर रहे हैं। तो 13 का आंसर कई लोगों ने सही दिया है। बिल्कुल 13D। विनय एम गलत हो गए हैं आप, 13 का आंसर डी होगा। आइए 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, बिलोंग टू? 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? दोस्तों 14वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर? लेट मी लुक एट योर 14th क्वेश्चन नंबर। आंसर क्या है जो देखना है दोस्तों? 14th का आंसर बताइए। 14th का आंसर बताइए। काफी लोग दे रहे हैं बिहार, पंजाब, बिहार, बी, ए। देखिए दोस्तों ये जुड़ा हुए हैं बिहार से। ये
उस वक्त एक जमींदार हुआ करते थे जिनकी जमींदारी ले ली गई थी और बिहार में आरा जिला से जुड़े हुए थे, बड़े महान क्रांतिकारी थे। और आरा के एक गांव जिनका नाम है जगदीशपुर, वहां से ये जुड़े हुए हैं। तो आंसर इसका है बिहार। ही बिलोंग टू 1857। इस वक्त ये बिहार को बिलोंग करते हैं। दैट इज योर आंसर गाइस। 14th का आंसर हो जाता है ए। जितने लोगों ने भी ए दिया है, बिल्कुल दुर्गेश कुमार सिंह बिल्कुल सही जा रहे हैं, एकदम सही। अभय आप भी सही जा रहे हैं। 14 का आंसर ए है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 गाइस। 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे? देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या होगा आंसर 15 का? बताइए आंसर दोस्तों। 15th का आंसर क्या होना है दोस्तों? 15th का आंसर बताइए। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल चंदन साहू, नवीन शाह, काफी लोग 15 का आंसर दे रहे हैं। बहुत लोग सही भी जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो गौतम कुमार जी थोड़ा गलत हो गया, चंदन साहू सही है, शाहरुख माही सही है। देखिए दोस्तों, सत्येंद्रनाथ टैगोर आंसर है ये। और यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने रविंद्रनाथ टैगोर दे दिया, जबकि ये दोनों क्या थे? ये दोनों सगे भाई थे, ये दोनों ब्रदर्स थे। और यहीं पे बता देता हूं दोस्तों, इन दोनों भाइयों के पिता हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, तो वो भी नहीं है। सबसे पहले कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियर सिविल सर्विसेज एज एन इंडियन। और दोस्तों एस.एन. बनर्जी, ये एक बहुत प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। तो बहुत लोग, सौरभ सराफ आप कंफ्यूज हो गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका सही आंसर नहीं है, इसका आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसको याद रखना है दोस्तों। 15वां का आंसर क्या होगा? बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। लेट्स मूव अहेड गाइस। क्वेश्चन नंबर 16, स्वामी दयानंद सरस्वती established आर्य समाज इन 1875 एट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहां पर की थी? दोस्तों 16वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, लुकिंग फॉर योर आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर 16, let's look at question number 16. I hope now it is there. बताइए। बिल्कुल सही संदीप, आप सही जा रहे हैं। बहुत लोग, जो लोग बहुत अच्छे, प्रशांत सही जा रहे हो, उर्मिला यादव बिल्कुल सही, ग्रेस कल आपने नाम रखा है, सही है। खम्मम, नेपोलियन, शालिनी सिंह, आरुषि थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ब्लेसी चेट्टी, शालिनी राज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल सही दोस्तों, कई लोगों ने सही जवाब दिया। ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी, बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर बना दिया गया था। देखिए दोस्तों, गो बैक टू वेदास इस समाज का ये टैगलाइन था, ये इनका नारा था, इसको याद रखिए। और परहैप्स स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड स्वराज। इन्होंने शायद स्वराज वर्ड की सबसे पहली बार उपयोग की थी। रिमेंबर गाइस, स्वामी दयानंद सरस्वती, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ आवर कंट्री। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। कई लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। लेट्स मूव अहेड गाइस। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 17। सत्यशोधक समाज निम्नलिखित सुधारकों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? सत्यशोधक समाज वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स? 17th का आंसर दीजिए गाइस। जी हां, अनमोल पुरवाल साहब आप सही कह रहे हैं, कई लोग सही दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, खुद से आपको देखते भी रहना है कि आप ये जान रहे हैं या नहीं। 17 का बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही देते जा रहे हैं और बहुत सही। 17 का आंसर है बी, महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले वॉज द पर्सन हु हैड स्टार्टेड योर सत्यशोधक समाज गाइस। और अपनी वाइफ जिनका नाम था सावित्री बाई फूले के साथ दोस्तों, उस दौर में इन्होंने बहुत समाज के सुधार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए थे। और इनकी एक किताब बहुत फेमस हुई थी जिसका नाम है गुलामगिरी। इसको याद रखिए दोस्तों, गुलामगिरी इनके किताब का नाम था। और इसको एक और किताब मैं बता सकता हूं इनका, वो है सार्वजनिक सत्य धर्म। इस दो किताबों को आप याद रखिए दोस्तों, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। बिल्कुल सही, ज्योतिबा फुले एकदम सही जा रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले सवाल, 18वें सवाल की ओर बढ़ते हैं।
हु फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इन चारों महापुरुषों में किस व्यक्ति ने? कम ऑन गाइस, 18th क्वेश्चन, किसने इसका किया? साधना शर्मा डाउट लिखिए, बताइए डाउट क्या है। बिल्कुल दुर्गेश जी एकदम सही है। इनकी जो वाइफ है ये बहुत ज्यादा एजुकेशन के लिए काम करती हैं। नहीं, गो बैक टू वेदास दयानंद सरस्वती का स्लोगन है गाइज। 18 का सी बहुत लोग जवाब दे रहे हैं। ओके गाइज, 18 का डी दे रहे हैं, एक आजाद नाम दे रहे हैं जी। नहीं, 18 का डी नहीं है, 18 का रनाडे। ठीक है, साधना शर्मा डाउट बताइए क्या है आपका। बिल्कुल श्वेता यादव सही जा रही हैं। विष्णु अहिरवार 18 डी जी। नहीं, जीके गोखले गाइज इस सभा के सेक्रेटरी हुआ करते थे। इसके संस्थापक, द फाउंडर ऑफ दिस बॉडी वाज नन अदर देन जस्टिस एमजी रनाडे। ये आप देखिए दोस्तों, ये दोनों ही महाराष्ट्र से आते हैं और इससे जुड़े हुए थे। बहुत बड़े लोग हैं और उस दौर में जो मॉडरेट कांग्रेस के ये लोग अभिन्न अंग हुआ करते थे। दे वर मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। दोस्तों ये सारे जो लोग हैं, ये लोग उस दौर में जिसको कहते हैं ना, लोगों के समाज के कल्याण के लिए, फॉर देयर बेटरमेंट, दीज पीपल वर वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स मूव अहेड गाइस। क्वेश्चन नंबर 19, Who among the following repealed the Vernacular Press Act? निम्नलिखित में से वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किसने किया था? देखिए दोस्तों, निरस्त पूछ रहा है, रिपील्ड पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा किसने लाया है। यहां पे बताइए दोस्तों, यहां पे बताइए क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा। 19 के आंसर का इंतजार कर रहा हूं। 19th का आंसर बताइए दोस्तों। शंखदीप बता रहे हैं 19 का बी। अच्छा ठीक है, 19 संभवी पांडे 19 बी बता रही हैं। ठीक है, 19 बी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 19 का ए विकास पिथल शायद आप बोल रहे हैं। रिपन गोपिका सही है। 19 बी जादू सिंह सही है, बिल्कुल सही दोस्तों। सब लोग, अधिकतर लोग सही बोल रहे हैं। ये रिपन ने इसको निरस्त किया था दोस्तों, एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छा आदमी था, ही वॉज अ गुड मैन, he was a good viceroy, good governor general. Lytton had brought this act. Lytton, लॉर्ड लिट्टन नाम के गवर्नर जनरल ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था और इसको रिपील, इसको खत्म किसने किया? इसको खत्म किया रिपन ने। गुड मैन, ही डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। इनका नाम एक और चीज से जुड़ता है दोस्तों, वो है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। उसको भी आप याद रख सकते हैं कि ये किसके नाम से जुड़ता है? रिपन। और लॉर्ड रिपन के बारे में लास्ट चीज बता देता हूं, 1880 से 1884 तक ये भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1880 टू 1884। तो मेरे हिसाब से 19th का काफी लोगों ने आपने ये किया। 19 का सही है दोस्तों। अब 20 पे चलते हैं। 20वां, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी होगा दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी होगा। तो ये किसने किया था बताइए? 20वें क्वेश्चन का आंसर 20 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, उर्मिला सही है, बी बता रही हैं। 20 का बी बोल रही है, काफी लोग बी दे रहे हैं आंसर। 20 का बी बिल्कुल। दुर्गेश सही है। प्रशांत तिवारी गलत हो गए हैं आप, 20 सी नहीं है। आफरीन एनायात वर्ल्ड 20 का ए नहीं होगा। प्लीज गाइस सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, ये पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं ये, इनका नाम याद रखना है दोस्तों। ये है गोपाल कृष्ण गोखले और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, जिसको कहेंगे रचना की थी या इसकी शुरुआत की थी, इन्होंने इसको फाउंड किया था दोस्तों। तो 20वें क्वेश्चन का मैं देख सकता हूं काफी लोग जवाब दे रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिनको कोई भी डाउट है वो क्लास के बाद डाउट को आप क्वेश्चन आंसर सेशंस में मेंशन कर सकते हैं और डाउट का आंसर हम लोग अलग से आपको दे देंगे। आप अपने डाउट को रख सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे दोस्त हमारे आंसर्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है, दिख रहा है आप लोगों के पास नॉलेज है, बिल्कुल नॉलेज है। और इसलिए दोस्तों इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इन चीजों को, डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा बाद में। आप क्वेश्चन आंसर्स में इसमें कमेंट्स में अपने डाउट लिखिए, उसको हम लोग क्लियर कर देंगे।
क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया? क्वेश्चन 21 का आंसर दीजिए गाइस, 21 का आंसर दें। 21 गाइस नंबर लिख के दीजिए, क्वेश्चन के साथ नंबर लिख के दीजिए, क्वेश्चन लिख के दीजिए नंबर, तब पता चलेगा आप किस क्वेश्चन की ओर है। 21, बहुत लोग ए दे रहे हैं आंसर, बहुत लोग नितिन अवस्थी डी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों 21 का आंसर इन चारों में से सिर्फ एनी बेसेंट आगे चलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी या प्रमुख बनी। नोबडी इज आस्किंग वॉज शी द फर्स्ट और नॉट, नोबडी इज आस्किंग इज शी द फाउंडर। ये कोई नहीं पूछ रहा है कि ये संस्थापक है या नहीं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या ये प्रमुख थे या नहीं। गांधी और मदन मोहन मालवीय नहीं थे, एनी बेसेंट आगे चलकर बन गई थी। तो आंसर आपका क्या होगा? 21, द आंसर वुड बी एनी बेसेंट। दोस्तों आयरिश महिला थी, आयरलैंड से भारत आई थी, और आगे चलकर इनका नाम एक बार फिर लूंगा एक सवाल में, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, इसको याद रखना है हमको। क्वेश्चन 22, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ फॉर द फर्स्ट टाइम? 22 का जवाब दीजिए दोस्तों, 22वें क्वेश्चन का। दोस्तों फाउंडर का नाम ब्लेवेत्स्की, ऑलकॉट और जज। आपका 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था, लेकिन सवाल भारत में पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही, शाहरुख सही है, गरिमा सिंह सही है, काफी लोग 22 का सही आंसर दे रहे हैं। इनफैक्ट 22 का सब लोग सही आंसर दे रहे हैं अभी तक। चंद्रशेखर सही, सोनाली सही, शालिनी भी सही, आफरीन अनायातवल 22 का गलत आप आंसर दे रहे हैं, आप गलत दे रहे हैं। जी हां बिल्कुल सही है दोस्तों, कई लोगों ने सही जवाब दिया। 22 का सही आंसर है डी, दादा भाई नारोजी। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द का पहली बार इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो इस महान व्यक्ति ने किया था दोस्तों। इन्होंने दिखाया कि भारत से भारत का पैसा लूटकर ये अंग्रेज अपनी देश ले जाया कर रहे हैं, और इनका ये बिल्कुल सही है, इन्होंने ये वर्ड पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किया था। अधिकतर नवजीत आपने गलत जवाब दे दिया है दोस्तों। 7:30 से 9 बजे तक की क्लास है। 22 का बहुत सही, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, अधिकतर लोग सही दे रहे हैं। गुड गाइस, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। Who among the following used the phrase un-British to criticize the English colonial control of India? निम्नलिखित में से किसने भारत पर अंग्रेजी औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना करने के लिए अन-ब्रिटिश शब्दावली का इस्तेमाल किया? इस शब्द का पहली बार अन-ब्रिटिश, देखिए दोस्तों अन-ब्रिटिश शब्द का किसने इस्तेमाल पहली बार किया है? 23 का आंसर दीजिए दोस्तों। 23, बहुत अच्छे गरिमा, बिल्कुल सही आपने जवाब दे दिया है, बहुत सही। 23 का आंसर दीजिए दोस्तों। शांभवी, संकदीप, आप लोग जवाब दे रहे हैं, सब लोग सी दे रहे हैं, बहुत अच्छा। पीडीएफ क्लास के अंत में मिलेगा। 23 का ए नहीं है आंसर दोस्तों, 23 का सी है आंसर दोस्तों। क्यों मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही जवाब, 22 में भी दादा भाई नारोजी, 23 में भी दादा भाई नारोजी, क्यों दोनों साथ में दिया? क्योंकि कई लोगों के दिमाग में हो रहा होगा कि भाई 22 में अभी दादा भाई नारोजी थे, 23 में फिर कैसे होंगे? लेकिन सही चीज यही है कि दोनों में ही इन्होंने ये किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और याद रख सकते हैं 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, इसको आप याद रखिए, जिसमें मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट था 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन या सेशन जिसको कहेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों। 23 का जो लोग सी दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही दे रहे हैं। आर्यन आपका भी नाम लूंगा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ, और सीरियसली गुड टैलेंट, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। इसको जवाब देते रहना है, आंसर्स देते रहिए। बिल्कुल दोस्तों, अपने आंसर्स को देखिए एक बार। बिल्कुल वैष्णवी माते, बिल्कुल सही, दादा भाई नारोजी। चलिए 24वें पे चलते हैं।
उलगुलान या महान हलचल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? उलगुलान और द ग्रेट टुमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? गाइस 24वां का आंसर दीजिए। प्लीज गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24 गाइस। पीडीएफ यू विल गेट आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा। रेनू आपका भी नाम लूंगा, घबराइए नहीं, सबका नाम लूंगा। ज्योग्राफी भी क्लास होगी दोस्तों, आगे ज्योग्राफी की भी होगी। 24 का डी, 24 का ए, 24 का क्या, बहुत चीज दे रहे हैं आप लोग। जो लोग 24 का ए बोल रहे हैं गलत है, 24 का सी भी कुछ लोग बोल रहे हैं। जी नहीं, नील विद्रोह भी नहीं है। 24 का जिन्होंने बी बोला है वो भी गलत है दोस्तों, 24 का डी है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को ये ट्राइबल अपराइजिंग था, झारखंड, आज के मौजूदा झारखंड में किया था। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते हैं। और रांची का एयरपोर्ट, जो दोस्त हमारे झारखंड से जुड़े हुए हैं, द फ्रेंड्स रूडी बेस sample, all those who have joined from Jharkhand, your Ranchi airport is named after this great man, Birsa Munda, Lord Bhagwan Birsa Munda. Let's move to question number 25 guys. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? Who was the governor general of India when the Indian National Congress was formed? बताइए दोस्तों, 25वें का आंसर दीजिए now. 25, waiting for your answer. Question number 25 guys. 25 का क्या आंसर है? जिसको डाउट है बाद में पूछिए दोस्तों, बिल्कुल। इस बार का, जी हां, पिछला क्वेश्चन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आया था दोस्तों, और मैंने आज पूछा आपसे। जय झारखंड जो भी हैं, हरीश जी बिल्कुल, जय जय भारत सब लोग। ज्योग्राफी भी क्लास होगी दोस्तों, इसके बाद होगी। 25 का कई लोग आंसर दे रहे हैं। ए सी डफरिंग किसी ने दिया है। मेरा क्लास अगले तीनों दिन है दोस्तों, तीनों दिन क्लास होगा। 25 का ए दे रही है अथिरा पीएम, 25 का ए बोल रही है डफरिन, बिल्कुल सही है दोस्तों। जिन लोगों ने डफरिन कहा है बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, और पहले कांग्रेस के जो ये अधिवेशन था वो बंबई में हुआ था दोस्तों। और यहां पर हमारे उस वक्त के गवर्नर जनरल कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड डफरिन थे, बिल्कुल। लोकनाथ मोदक, don't worry about this, you will get this thing. I'll try tomorrow to keep it all on that side. The answer to this question is Dufferin. 25 is A. Great. संस्कार चौहान, बिल्कुल आपका भी नाम लूंगा दोस्तों। नाम दिख गया, नाम लूंगा। सब भाई लोग हैं, एकदम नाम लेना है। 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक या सत्र का आयोजन किया गया था? Where was the first meeting session of the Indian National Congress held? दोस्तों बताइए 26वें का, 26 का आंसर बताइए। टाइम टेबल इंटू लेखा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। संस्कार चौहान नाम ले लिया, बलिया भी जिंदाबाद है, कोई इशू नहीं है। गोकुलदास संस्कृत पाठशाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में गोकुलदास। अब मैंने तो जवाब ही दे दिया, जो लोग सही दे रहे हैं मैं बोल देता हूं। 26 का बिल्कुल सही, बंबई गोकुलदास संस्कृत तेजपाल पाठशाला, यहां पर हुआ था हमारा पहला अधिवेशन। मैंने पहले भी बोल दिया था। जी हां, इसका आंसर 26 का बी होगा। मुस्तफा शकीर जी, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ए नहीं। फूड हंटर्स, आपका भी नाम ले लिया। ज्योति कुमारी जी, कलकत्ता नहीं होगा, गलत हो गया है, ये आंसर होगा बंबई। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 26 गाइस। चलिए 27वें की ओर बढ़ते हैं। एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे जिनकी भारत में हत्या कर दी गई थी? Who was the only governor general who met with his death by assassination in India? बताइए दोस्तों 27वें का आंसर। रेनू जांगरा, आपका भी नाम लिया मैंने, बिल्कुल लूंगा। मनीष जी हेलो, नाम लीजिए दोस्तों। 27वें का आंसर बताइए। निष्ठा खत्री जी, बिल्कुल आपका भी नाम लिया जाएगा। 27वें का आंसर दीजिए। बी दे रहे हैं कोई आंसर, सेन गुप्ता जी बी दे रहे हैं। 27 का बी, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग बी दे रहे हैं। मेयो 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 मेयो, बिल्कुल सही, लॉर्ड मेयो ही जवाब है। लॉर्ड मेयो को अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक वहां के कैदी ने चाकू घोंप कर मार दिया था दोस्तों। जो दोस्त हमारे राजस्थान से जुड़ रहे हैं, मेयो कॉलेज है अजमेर में, इनके नाम पर ही है। अच्छे गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनकी भारत में हत्या कर दी गई थी। जी हां, 27 का आंसर लॉर्ड मेयो है। ग्रेस हादाशाह, आई हैव टेकन योर नेम नाउ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। लॉर्ड कर्जन को निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों, भगत सिंह की फांसी के लिए, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के लिए, 1909 के भारत सरकार अधिनियम के लिए। हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909,
28वें का जवाब दीजिए। जी हां संगदीप, आप बहुत तेजी से, भाई बहुत तेजी से, कई लोग लगातार आंसर दे रहे हैं भाई, नाम भी नहीं देख पा रहा हूं। चंद्रशेखर तिवारी जी, आप अभी लिट्टन का नाम क्यों ले रहे हैं, गलत हो रहा है आपका तब तो। शंखदीप सही जा रहे हो, विवेक कुमार बिल्कुल सही है, सचिन ठाकुर हाँ बिल्कुल बी एकदम सही है, पार्वती कुमारी एकदम सही है, बंगाल विभाजन, दीपक ओझा, सभी लोग सही है। 1905 बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने इस जवाब को दिया बिल्कुल सही दे रहे हैं। बंगाल पार्टीशन किस दिन हुआ था? 16 अक्टूबर को हुआ था दोस्तों 1905 में। यह अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, फूट डालने की नीति थी। दे आर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अंडर दिस दे आर डिवाइडेड बंगाल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों 29वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? दिल्ली, लखनऊ, ढाका, कलकत्ता। क्या आंसर होगा दोस्तों 28 का? बिल्कुल शुभम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यश लिथापे, नाम ले लिया आपका, खुश हो जाओ भाई, नाम ले लिया है। बताओ बताओ जल्दी, 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर सी दे रहे हो, बहुत लोग सी दे रहे हैं। बिल्कुल, I can speak in English guys, but majority I'm speaking in both the languages, bilingual। शिवानी बिल्कुल सही, हरिशंकर सही है, सुरुचि, सत्यम, सरियम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, प्लीज देखिए। यश लिथापे नाम ले लिया भाई, घबराना नहीं है। बताओ बताओ बताओ, सही है। नित्सताई एकदम सही है। 29 का आंसर है ढाका। दोस्तों ढाका में इस पार्टी की स्थापना की थी 1906 में, आगे चलकर लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था। 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जानते हैं आप लोग। और इसके पहले अध्यक्ष, ऑनरेबल अध्यक्ष उस वक्त दोस्तों आगा खान थे। और आगे चलकर कई लोग जैसे जिन्ना इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए थे। एकदम याद रखना दोस्तों ढाका। निधि गुजरिया, बिल्कुल ढाका सही है। Adnasha 011, Harita, I hope you are from Chennai and I hope you are understanding what we are studying today. Let's move to question number 30 guys. What was the main reason for the split in Indian National Congress at Surat in 1907? 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? मॉडले मिंटो सुधार, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, नरमपंथियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने की क्षमता में उग्रपंथियों द्वारा विश्वास की कमी, या सी मुस्लिम लीग का गठन, हिंदू महासभा का गठन। C, foundation of Muslim League, D, foundation of Hindu Mahasabha, B, extremist lack of faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government। 30 का आंसर दो गाइस, 30 का C, 30 का B। अपर्णा दत्ता आंसर दीजिए। हाना हुसैन आंसर दो भाई, सब लोग नाम नहीं, नाम लूंगा, सबका नाम लूंगा, आंसर भी देते चलना है प्लीज। 30 कई लोग बी दे रहे हैं, 30 बी दे रहे हैं, 30 बी दे रहे हैं। भक्ता 30 बी, एस श्रद्धा बी, भव्या बी, शौभिक मंडल बी, महेंद्र सिंह बी, विकास बी, बहुत लोग सही है दोस्तों। देखिए विभाजन 7 में हुआ, मॉडले मिंटो 1909 में आया था, अभी हमने जस्ट देखा मुस्लिम लीग 1906 में बना था और हिंदू महासभा आगे चलकर 1915 में बना। देखिए दोस्तों दो चीजें तो बाद में हुई तो उससे तो फर्क पड़ना नहीं है। और मुस्लिम लीग का गठन से भाई कांग्रेस के विभाजन का क्यों होगा? दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं। सही बात यह है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, खासकर एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो आंसर क्या है? बी है, 30 का बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 31। अंजलि सिंह नाम ले लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन 3 नेताओं को लाल बाल और पाल के रूप में संदर्भित किया जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज लाल बाल पाल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट? 31 का आंसर दो भाई जल्दी। 31 का आंसर भाई, 31 अभिषेक शिव स्वराज मावला, आपका नाम ले लिया। 31 का ए दे रहे हैं बहुत लोग आंसर। शक्दीप सेन गुप्ता, आप बहुत तेजी से देते हैं आंसर, वेरी गुड। 31 मुस्तफा शकीर, नाम छोड़िए, नाम छोड़िए। नजीर नाम नहीं, आंसर 31 लाल बाल पाल। लाल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर क्या होगा? ए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों 31 का ए होगा। बी क्यों गलत है? लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री गलत है और सी राजगोपालाचारी गलत हो गए।
तो दोस्तों इसलिए, और यहां पे आप देखिए गोपाल कृष्ण गोखले भी गलत है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या सही है, ए। अनिकेत सोनावने, मेरे उम्मीद है कि 31 का सही हो गया होगा। क्लियर है, 31 का आंसर क्या है, ए है। चलो भाई 32 की ओर बढ़ते हैं। 32, सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर द मुस्लिम्स वाज गिवन बाय, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल किसके माध्यम से लाया गया था। गाइस 32, व्हाट इज द आंसर, व्हाट विच लॉ has brought this particular thing for the Muslims, the separate electorate। ये भारत के विभाजन में आगे चलकर एक बड़ा निर्णायक चीज होता है दोस्तों। भारत के विभाजन में इसका भी एक बहुत मुख्य भूमिका हो जाती है। कौन ला रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट 32 में? 32 का आंसर दीजिए। 32 का ए आंसर दे रहे हैं सकदीप। 32 ए बहुत लोग दे रहे हैं। मेरा नाम लीजिए, अब जो भी है भाई बहुत तेजी से, बहुत आंसर्स आ रहे हैं, लगातार आंसर आ रहे हैं। 32 का आंसर दो भाई, और सही दे रहे हैं। सुमोद नंदन 32 का बी बोल रहे हैं। नहीं सुबोध जी, गलत है। अनुराधा सिंह आप सही हैं। 32 का आंसर है 1909 मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑल्सो नोन एज मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के कारण यह चीज हुआ था दोस्तों। तो 32 का आंसर क्या हो जा रहा है, ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 33। वेयर वर द गदर रिवॉल्यूशनरीज बेस्ड, गदर क्रांतिकारी कहां से संबंधित थे दोस्तों? गदर पे बताइए कहां से हैं, बताइए इसको। तैतीस का बताइए भाई, गदर क्रांतिकारी कहां से आ रहे हैं, कहां से संबंधित है? 33 का आंसर बोलिए। अब भाई यूएस से तो हैं, विक्की जी यूएस से हैं। यहां पे पूछ रहा है मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिम अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। देखिए दोस्तों थोड़ा सा ज्योग्राफी भी डाल दिया हिस्ट्री में। ये रहा आपका साउथ अमेरिका, और यहां से ये सेंट्रल अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका। तो दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये सेंट्रल अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। वेस्ट अमेरिका नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है इस तरह से। और ये लोग नॉर्थ अमेरिका में बसे हुए थे, मतलब उत्तरी अमेरिका। तो 33 का आंसर क्या हो गया, बी। बिल्कुल सही, जितने लोग दे रहे हैं बी, कई लोग दे रहे हैं। आयुष मलिक बी देना है आंसर। चलो 34 बताओ भाई, किस घटना के बाद हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड आफ्टर दी विच इंसिडेंट? 34 का आपसे पूछ रहा है भाई, 34 का आंसर दो। 34, वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज। हंटर कमीशन की नियुक्ति किस चीज के बाद? देखिए दोस्तों हंटर दो है, एक मैंने पहले भी कहा एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ एक हंटर कमीशन था, लेकिन ये किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? 33 का बहुत लोग बी दे रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। 33 ए। भक्ता रंजन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ए नहीं होगा। श्रद्धा डी नहीं होगा। शंकरलाल यादव सी नहीं होगा। दोस्तों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। इस घटना में जनरल डायर की भूमिका की उसको इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के लिए। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा दोस्तों, याद रखना इसको। 35, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स वेयर रिलेटेड टू। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था दोस्तों? 35 का आंसर बताओ भाई। 35 वेट कर रहा हूं दोस्तों। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, फिर से 35 का आंसर बताइए भाई। देखिए दोस्तों मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड दो लोग हैं, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और चेम्सफोर्ड उस वक्त का भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। और इन लोगों ने एक प्रस्ताव लाया था, किस चीज से संबंधित है? 35 का ए संगीता बोल रही हैं। सामाजिक सुधार जी नहीं, संगीता ये गलत ऑप्शन है, ये सामाजिक सुधार से नहीं जुड़ा हुआ है। चंदन साहू सी बोल रहे हैं, जी नहीं ये पुलिस से भी नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों, बल्कि ये जो मयंक भारद्वाज बिल्कुल सही दे रहे हैं। मयंक बिल्कुल, वॉरियर गेमिंग लीजिए, साइड हो गया, संवैधानिक सुधार से जुड़ा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसको याद रखना है हमको कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। सो द आंसर फॉर 35 वुड बी डी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 36। Which of the following was the most important feature of the Montagu-Chelmsford reforms? Montagu-Chelmsford के सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे जो 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है। तो 36 का बताइए दोस्तों क्या होगा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? मेरे हिसाब से क्वेश्चन दिख गया है अब आप लोगों को, मैं जरा देखूं आपका आंसर क्या है। 36 सी भी बोल रहे हैं, कीर्ति शाहनी जी सी बोल रहे हैं, बहुत सही।
बिल्कुल कीर्ति साहनी सी ठीक है। और कुछ है, कोई और आंसर है? विमल आहूजा बिल्कुल 35 का बी। नहीं नहीं विमल आहूजा देखना है इसका 35 बी नहीं बन रहा है, इसमें देखना है हम लोगों को कि कहां से। आप बताइए मोंटेगो चेम्सफोर्ड के सुधारों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। दोस्तों द्विशासन की प्रणाली, ये है सिस्टम ऑफ डायरकी। डायरकी दोस्तों डाई प्लस आर्की, ये ग्रीक वर्ड से निकलता था, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, जैसे 1909 में मॉर्ले मिंटो था, 1919 में मोंटेगो चेम्सफोर्ड हो गया। बिल्कुल सही जा रहे हैं। विनीता गुप्ता सर आई एम करेक्ट, आप करेक्ट होंगी बिल्कुल। सौरभ यादव जी बिल्कुल हेलो। और आप पूछ रही विनीता, विनीता देखिए द्विशासन की प्रणाली, आप डायरकी को चेक कर लीजिए, आंसर आपका 36 का सी है। चलिए 37 पे चलते हैं। मोपला विद्रोह दोस्तों, मोपला, वेयर डिड मोपला रिवोल्ट टेक प्लेस? यहां पे आपको ये पूछ रहा है, 4 स्टेट दे दिया है और बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, इन चारों में क्या आंसर होगा 37 का? बिल्कुल नीतीश कुमार 37 सी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश कह रहे हैं। निमृता, अविनाश झा सी बोल रहे हैं। पीडीएफ अंत में मिल जाएगा दोस्तों, पीडीएफ अंत में मिलेगा, घबराना नहीं है। गाइज आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन। ओके गाइज आई हैव कम दिस साइड। मोपला विद्रोह गाइज द आंसर इज केरल। केरला में यह विद्रोह हुआ था, केरला याद रखना है। बंगाल नहीं है, बिहार नहीं है, यूपी नहीं है। यहां पर इस वक्त जैसे उत्तर प्रदेश में एका मूवमेंट हो रहा था दोस्तों, बंगाल में कई सारे, जैसे 1859-60 में इंडिगो हुआ था, बिहार में चंपारण हुआ था, केरला में मोपला सत्याग्रह हुआ था, और इस वक्त दोस्तों ये खिलाफत मूवमेंट से भी जुड़ गया था। सो 37 द आंसर वुड बी डी, केरल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 38 गाइस। क्वेश्चन देख लो, Which of the following leader organized the स्वराज पार्टी? निम्नलिखित में से किन नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन ए लालाजी, बिपिन चंद्र पॉल, बी में सरोजिनी नायडू एंड एनी बेसेंट, सी में सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, डी में सी राजगोपालाचारी एंड बीजी तिलक। चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? देखो देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर दिया है। वैष्णवी माते आप पिछले केरल का दे रहे हैं, बंगाल में नील, जी हां बिल्कुल नील सही था। 37 माइकल आर नारक इज सेइंग 37 बी, जी नहीं। 38 का बताओ दोस्तों। शंखदीप सिंह गुप्ता 38 सी सही है। शंखदीप, अरविंद सही हो, नितिन अंभोरे सही हो, पंकज धरा एकदम सही। कनिष्क गौरवा 38 का ए नहीं होगा कनिष्क। बिपिन चंद्र पॉल इस पार्टी से नहीं जुड़ते हैं, इसका गठन करते हैं मोतीलाल नेहरू जो कि पिता हैं जवाहरलाल नेहरू के, और सीआर दास, चित्तरंजन दास जो बंगाल से आते हैं और बहुत बड़े लीडर हैं उस वक्त कांग्रेस के। दोस्तों बिल्कुल 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बी नहीं होगा। बिपिन यादव जी आपका नाम ले लिया है, नाम लूंगा बिल्कुल लूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। Who led the बारदोली सत्याग्रह in 1928? 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी, महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल। इन 4 महान नेताओं में से किसने बारदोली सत्याग्रह? देखिए दोस्तों, बारदोली आज के दौर का गुजरात राज्य में आता है, और यहां पे जो सत्याग्रह हुई है इसको कौन नेतृत्व प्रोवाइड कर रहा है, कौन इसका लीडरशिप दे रहा है? दोस्तों देखते हैं आपका 39 का आंसर क्या दे रहे हैं। 39 डी दे रहे हैं बहुत लोग, 39 का बी दे रहे हैं, 39 का दिनेश डी बोल रहे हैं, कश्मा 39 डी दे रही हैं, संध्या 39 डी दे रहे हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, जितने लोग 39 का डी दे रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहीं पे वल्लभ भाई पटेल गॉट द टाइटल ऑफ सरदार। यहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल, उपाधि दिया था, बड़ा भाई माना था इनको। दोस्तों मोरारजी देसाई आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, गुजरात से हैं, लेकिन नेतृत्व इन्होंने इसको नहीं प्रोवाइड किया है। और महादेव देसाई, ही इज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी, बट आंसर इज नॉट दैट। और महात्मा गांधी भारतीय, ये जो तमाम स्ट्रगल उस वक्त चल रहा है उसके नेता हैं, लेकिन बारदोली के नेता भारत के महान राजनीतिज्ञों में से और महानतम लीडर्स में से एक वल्लभ भाई पटेल हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। अभिनव भारत, अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अभिनव भारत किसके द्वारा गठित क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था? खुदीराम बोस, वीर सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों। 40,
लेट मी सी। नो दोस्तों, एम के गांधी, यस। नितिन अंबोरे, ग्रेट, यू आर फ्रॉम सूरत, आप एकदम बिल्कुल बारदोली के नजदीक में है। मधु मालेपति, आपका भी नाम लिया मैंने। राहुल कुमार, आपका भी नाम ले रहा हूं। 40, इसका नाम लीजिए। 40 का आंसर बताओ दोस्तों जल्दी। 40 का बी, 40 का ए। इंदुलेखा सावरकर जी का नाम आप ले रही हैं, बिल्कुल सही नाम ले रही हैं। वीर सावरकर, वीडी सावरकर इसके आंसर है। देखिए दोस्तों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये 16 और 18 साल के छोटे लड़के थे, कम उम्र के यंग बॉयज, जिन्होंने बिहार में मुजफ्फरपुर में 2 महिलाओं को गलती से मार दिया था उस वक्त, और ये मारना चाहते थे डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड को। ये दोनों का नाम अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी से जुड़ता है दोस्तों। और आपको भगत सिंह के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी दोस्तों। अभिनव भारत, ये शुरुआत किया गया है इनके द्वारा। सोनू पांडे जी, एंशिएंट और मेडिवल अलग क्लास में होगा, वो भी होगा। आपको शेड्यूल आप देख लीजिए, अलग क्लास में उन दोनों का क्लासेस है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 41। Who among the following organized the famous Chittagong Armory raid? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चिट्टागोंग शस्त्रागार छापे की योजना बनाई थी? देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन है। लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्ता, जेम्स सेनगुप्ता। यहां पे बताइए, यहां पर चारों ऑप्शंस में बताइए क्या ऑप्शन होगा। बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? आप 41 का आंसर देखना। 41 डी, सागर 41 डी दे रहे हैं। सागर 41, तिशा आप 41 बी बोल रही है। सागर सिंघा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हैं। अमित जायसवाल, बिल्कुल सही आंसर है। ऋषभ बंसल जी, जी हां, इस पे मूवी भी बनी थी, खेलेंगे हम जी जान से। अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण इन पे थे। और सूर्य सेन इसका करेक्ट आंसर है, और इनको मास्टर दा के नाम से भी लोग जानते थे दोस्तों। यहीं पे अगर आप बाकी लोगों का देखें, बटुकेश्वर दत्त, लक्ष्मी सहगल और जेम्स सेनगुप्ता, ये तीनों गलत ऑप्शन है। यहां का सही आंसर दोस्तों सूर्य सेन है, मास्टर दा। चिट्टागोंग दोस्तों, एक चीज बता देता हूं, आज के दौर का बांग्लादेश का हिस्सा हो गया। 42, the revolutionary who died after 64 days hunger strike was, 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? Who died? Guys, सचिन गौतम, tell me the answer. Who was the person, guys? 42, who died after 64 days of, भूख हड़ताल, hunger strike? Tell me, guys. 42 का बहुत लोग सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, जतिन दास। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इस महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। और आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने बाघा जतिन का भी नाम दे दिया था, जिनको जतिन मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, लेकिन ये गलत है। और सचिन सान्याल दोस्तों, इन्होंने एक बहुत बड़ी किताब, बहुत महान किताब लिखी थी, बंदी जीवन। बंदी जीवन मींस लाइफ ऑफ अ कॉन्विक्ट। राजगुरु दोस्तों, ये सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई थी 23 मार्च को। ये लोग वो थे। ये गलत है, आंसर इसका सही क्या होगा? जतिन दास, बिल्कुल सही। जितने लोग 42 का सी दे रहे हैं सही है, बिल्कुल सही है। जी हां, लाहौर जेल में 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जी नहीं, बाघा जतिन 82 डेज, शंकर चक्रवर्ती जी नहीं, बाघा जतिन की मृत्यु बालासोर में हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंतर्गत। उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 43 गाइस। Which of the following leader did not attend the first round table conference? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस नेता ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन आपके गांधी जी, तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर अंबेडकर, वाई चिंतामणि। दोस्तों, आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसमें, इसमें पूछा जा रहा है पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल, राउंड गोल टेबल मेज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए कुल मिलाकर। क्या आंसर है? जी हां, इंदुलेखा, नित्स्ताई, बिल्कुल सही। गांधी जी आप लोग दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही जा रहे हैं गांधी जी, बिल्कुल सही। एम के गांधी जी, देखिए यहां पे याद रखना है कि कांग्रेस ने सिर्फ
दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सेदारी दिखाई थी। कांग्रेस वॉज नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट एंड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सो नो क्वेश्चन ऑफ गांधी जी अटेंडिंग प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं आए थे। तो आपको याद रखना आंसर क्या हो गया 43 का ए। लेट्स मूव टू 44। द कम्युनल अवार्ड हैड बीन गिवन बाय सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसके बाद ही मैं अभी बता देता हूं, पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच साइन हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो ये कम्युनल अवार्ड किसने दिया था? अंग्रेजों की तरफ से। दोस्तों 44 का आंसर बताओ। अनुधमा 44 का आंसर दीजिए। प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ 44 गाइज। बी, ए, 44 का बी और ए। चर्चिल नहीं है दोस्तों, 44 का बी होगा आंसर। श्याम बॉन्ड, यू आर रॉन्ग हियर। 44 द आंसर वुड बी रामसे मैकडोनाल्ड। ही वॉज द Prime Minister of Britain in those days and he had given this communal award. विंस्टन चर्चिल इस वक्त विपक्ष के नेता हैं और इन्होंने इसमें भूमिका नहीं निभाई है। तो आपको याद रखना है इसको। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 45। 45वां क्वेश्चन। अ फेडरल रेलवे अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ। इन चारों में से किस कानून के अंतर्गत, किस अधिनियम के द्वारा एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? 1892 का नियम, 1919, 1935, 1861। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है बट इसके लिए भी तैयार रहते हैं। देखते हैं 44 को बी दिया आंसर, बी दे रहे हैं संतोष जी। ए बोल रहे हैं मैकडोनाल्ड्स पिछला का सही है। पूना पैक्ट जी हां बिल्कुल 1932 में आया था। 44 शक्ता रंजन भक्ता रंजन साहू 44 बी। अच्छा ठीक है 44 बी। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो यहां पे भी आएंगे ही नहीं। राम से मैकडोनाल्ड को भूल जाइए दोस्तों। 44 1935 के अधिनियम दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 याद रखना है। दिस सी इज द आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी हां सौरभ, इस टाइम पे डेली क्लास रहेगा 7:30 से 9 बजे तक। इसको याद रखिए दोस्तों, इस वक्त रेलवेज के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई थी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 45। Who was elected the president of Indian National Congress in त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939? 1939 के त्रिपुरी सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे कौन चुने गए थे? दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल अगले में ही दिखाऊंगा। सोचिए सोचिए। 38 और 39, मैं एक हिंट दे देता हूं, दोनों ही सेशन में एक ही व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 38 का सेशन हरिपुरा में हुआ था 1938 और 1939 त्रिपुरी में हुआ था और दोनों में ही एक ही व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन है? बिल्कुल 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 सुभाष चंद्र बोस। शांतनु शो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अधीश धार चौधरी बिल्कुल सही। जादू सिंह परमार बिल्कुल सही, बहुत सही जा रहे हैं। गोपिका अप्पू बिल्कुल सही। अजय सिंह नाम आंसर बताइए। बिल्कुल सही। जितने लोग बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, यहां पर 38 और 39 दोनों में ही हरिपुरा और त्रिपुरी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन बोथ 1938 और 39। और इसीलिए मैंने इनके लिए, क्योंकि ये महान क्रांतिकारी हैं, देश के बहुत महानतम लीडर्स में से हैं। एक और सवाल क्वेश्चन 47। At the Tripuri session, दोस्तों उसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है। At the Tripuri session of the Congress, S.C. Bose defeated Mahatma Gandhi's official candidate for the presidency of Congress. Who was Congress nominee? कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र में एस.सी. बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद हेतु महात्मा गांधी के उत्तराधिकारिक उम्मीदवार को हरा दिया था। गांधी जी ने किसे नामित किया था? दोस्तों 4 ऑप्शन है। अब्दुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया, सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया, पिछले ही सवाल से जुड़ा हुआ है। मैंने पिछले सवाल में बता दिया प्रेसिडेंट कौन बन गए? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन दोस्तों यहां पर वो एक जीत हासिल करके कैंडिडेट, एक महात्मा गांधी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था और उनको हराया था। और बहुत लोग सही दे रहे हैं। सुष्मिता बिल्कुल सही, नित्सताई बिल्कुल सही, श्वेता मिश्रा पिछले में ही अभी है, जादू सिंह परमार बिल्कुल सही, लक्की कुमारी ग्रेट आप ज्वाइन कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। गोपिका अप्पू बिल्कुल सही, बी होगा। विक्की एकदम सही कह रहे हो। यहां पे आंसर है पट्टाभी सीतारामैया। इनको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये गांधी जी के नॉमिनी थे। गांधी जी ने कहा था ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी निजी हार है। चलिए उस बात को छोड़ते हैं, इसको याद रखना है। 38-39 में सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। चलिए 48वें क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह? इंडिविजुअल सत्याग्रह के वक्त, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रथम सत्याग्रही कौन बनते हैं दोस्तों? चार ऑप्शन है। विनोबा भावे, शायद सबसे महान गांधीयन, जो गांधी के जो समर्थकों में से एक। जेएल नेहरू, जिनको इस वक्त गांधी जी ने कहा था कि ये मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे। ब्रह्मदत्त और वल्लभ भाई पटेल। अगेन मैंने पहले कहा, वल्लभ भाई पटेल भारत के महानतम नेताओं में से एक। कल प्रधानमंत्री जी इनके आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे, जहां पे इनकी महान इनका जो मूर्ति लगाया गया है, वहां पे आपको देखिए विनोबा भावे, जैनमय विक्रम मिश्रा, बिल्कुल सही। विक्की बिल्कुल सही। जी हां, जितने लोग विनोबा भावे बोल रहे हैं बिल्कुल सही। वल्लभ भाई पटेल नहीं है दोस्तों। प्रथम सत्याग्रही, देखिए यहां 3 सत्याग्रही याद रखना है। पहले विनोबा भावे, दूसरे जेएल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। ये 3 लाइन से थे। सबसे पहले विनोबा भावे गए, फिर नेहरू जी गए और फिर ब्रह्मदत्त गए। इसको याद रखिए। आगे देखिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसके प्रत्युत्तर के रूप में की गई थी, हुई थी? इसको याद रखना है दोस्तों, किसके प्रत्युत्तर में? मतलब एक मिशन आया था, फेल हो गया, उसके फेलियर के बाद गांधी जी को मजबूरी में या मजबूरन या एक जिसको कहते हैं ना फाइनल पुश कि अब भाई तुमको भारत छोड़ना होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन किसके प्रत्युत्तर में दी गई? 49 का आंसर क्या दे रहे हैं दोस्तों? 49 का आंसर बिल्कुल प्रशांत तिवारी बी दे रहे हैं, श्याम बॉन्ड सी दे रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, जो सी बोल रहे हैं शहनाज बेगम ए बोल रही हैं। जी नहीं दोस्तों, इसका जवाब होगा 49 का आंसर होगा क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल के प्रत्युत्तर के रूप में, क्योंकि जब क्रिप्स प्रपोजल फेल कर गया तब अब ऑप्शन बचा नहीं था। गांधी जी को यह क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन अब शुरू करना पड़ा। चलिए 50वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट से ही जुड़ा हुआ है। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? देखिए दोस्तों, मैंने 4 डेट दे दी हैं, 8 अगस्त, 28 अगस्त, 1 अप्रैल, 15 अगस्त। और ये दोनों 1942 है, ये दोनों 1947 है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट पहले सोचो 42 में या 47। जैसे ही समझ में आ गया जी नहीं ये तो 47 नहीं है, तो भाई 42 ही हो सकता है। और उसके बाद याद करो 8 अगस्त की 28 अगस्त। मैं देखता हूं आप लोगों ने क्या आंसर दिया है। आप लोगों ने 50 का ए, शीतल 50 ए, बहुत लोग 50 का ए देते जा रहे हैं। बिल्कुल 50 का ए लगातार आंसर दिया जा रहा है। एजुकेशन एंड भक्ति, कमाल मेहता 50 का ए, 50 समित KMR 50 का ए बोल रहा हूं। आई एम ऑल्सो टेलिंग द आंसर्स। तौहीद हुसैन बिल्कुल 50 का ए। 28 अगस्त आशीष कुमार गलत है, 28 अगस्त नहीं है जी, यहां पर 8 अगस्त 1942 है आंसर दोस्तों। 50 का ए होगा आंसर। द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 50 इज ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 51 गाइस। फिर से, हु हैड गिवन द स्लोगन ऑफ डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? और 4 ऑप्शन आपके, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। इन चारों में से किसने इसका स्लोगन, इस स्लोगन को किसने दिया दोस्तों? 51 का आंसर बताइए। 51 बहुत आसान सवाल है और उम्मीद करता हूं बहुत लोग जवाब दोगे। आंश गुप्ता जवाब दो, मूवीज हब। 51 ए, बहुत लोग लगातार 51 का ए दिए जा रहे हैं। गुड गांधी बिल्कुल गांधी, MK गांधी। जी हां, अधिकतर लोग सही दे रहे हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने करो या मरो, यहां क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरुआत में ही कहा था कि भाई अब तो कुछ मुड़ना है ही नहीं, पीछे जाना ही नहीं है, अब तो जीतना है बस। तो 51 का आंसर हो गया महात्मा गांधी। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following national leaders did defend soldiers of the Indian National Army in 1945 case dealing with trial? यहां पे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के मुकदमे की पैरवी की थी? दोस्तों ये INA मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में चलाया गया था, उसके बाद जो हमारे सैनिक अरेस्ट हो गए थे उनके पैरवी के लिए यहां पे जो कोर्ट केसेस चले उसमें किसने इनकी पैरवी की थी, इसको ये बताना है आपको। 52 गाइस, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। 52 का सी, आदित्य कुशवाहा 52 का सी, नन ऑफ दीज भी कुछ लोग बोल रहे हैं 52 का सी। देखिए दोस्तों यहां पे आंसर होगा भूला भाई देसाई। देखिए मोतीलाल नेहरू इस वक्त मर चुके थे और सी राजगोपालाचारी इसमें नहीं आते हैं और ये तो गलत ऑप्शन है ही, तो आंसर है इसका आपका भूला भाई देसाई। इन्होंने यहां पर इन लोगों के लिए किया था। नेहरू, देखिए दोस्तों मोतीलाल नेहरू मर चुके हैं यहां पर,
1945 के बहुत पहले, शायद 1938 के अराउंड में मोतीलाल नेहरू जी की निधन हो गई थी। बेटे जरूर थे, जवाहरलाल नेहरू केस लड़ रहे थे, लेकिन ऑप्शन में वो है नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, भूलाभाई देसाई। लेट्स लुक एट 53। द कैबिनेट मिशन विच अराइव्ड इन दिल्ली इन 1946 वाज हेडेड बाय, 1946 में दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए दोस्तों, 53 का 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड एटली। इन चारों ऑप्शन में क्या सही होगा? देखिए दोस्तों, 3 सदस्यीय ये टीम आई थी कैबिनेट मिशन की, और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इन तीनों में ये कौन सा ये सही आंसर होगा। और मैं जरा 53 का आप लोगों का आंसर देखूं। 53 में आप लोग सी बोल रहे हैं। रास बिहारी बोस का नाम क्यों आ रहा है यहां पे दोस्तों? नहीं, 53 अरविंद वर्मा ए बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं लोग। 53 का आंसर देखिए दोस्तों, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस 3 मेंबर थे, ये 3 सदस्य थे। लॉर्ड एटली आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेंगे ब्रिटेन के। इन तीनों में जो अध्यक्ष थे इस कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में भारत में आया था, लमसम 24 मार्च के अराउंड में दोस्तों, हेड है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो 53 का आंसर क्या होगा? ए। नहीं, शिवाराम अकीना, डी नहीं होगा, ए होगा इसका आंसर। चलिए 54 को देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट वॉज रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना का परिणाम था? क्रिप्स प्रपोजल, वेवेल प्लान, माउंटबैटन प्लान, दिल्ली पैक्ट। क्रिप्स प्रस्ताव, वेवेल योजना, माउंटबैटन योजना, दिल्ली पैक्ट। देखते हैं 54 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। लेट्स सी। 54 गाइज पीडीएफ क्लास के अंत में मिलेगी दोस्तों। जी हां, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। बिल्कुल, माउंटबैटन का नाम 54 में लोग ले रहे हैं, बिल्कुल सही। एटली 54 सी, कई लोग 54 का सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही। जो 54 का ए, संगदीप सेनगुप्ता आपका नाम बहुत बार ले रहा हूं। 50 साइलेंट किलर 54 ए, बिल्कुल सही। देखिए यहां पे आंसर 54 का सी होगा, माउंटबैटन। लॉर्ड माउंटबैटन, इन्होंने एक योजना जिसको 3 जून प्लान भी कहते हैं दोस्तों, इन्होंने ये दिया था, और इसी के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था 18 जुलाई के अंतर्गत। तो ये याद रखना है दोस्तों, 3 जून प्लान माउंटबैटन प्लान का ही एक और नाम है। चलिए 55वें क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन में राजा जी, लॉर्ड माउंटबैटन, राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर। राजा जी, लॉर्ड माउंटबैटन, राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर। देखिए दोस्तों, 55 और 56 क्वेश्चन दोनों मिले हुए हैं, मैं आपको एक बार में डिस्कस करूंगा। 55 का आंसर बताइए फिलहाल। 55 का कोई आंसर बताइए। अजय सितोले आंसर 55 का बोलिए। संतोष सिंह दिवस 55, नितिन अवस्थी 55। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, बहुत लोग राजा जी। मधु 9 बजे खत्म होगी। हेल्प बायोटेक राजा जी बोल रहे हैं। कृष्णा भट्टाचार्य माउंटबैटन कह रहे हैं। 55। देखिए दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हैं। और इस क्वेश्चन को मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूं। जरा 56वां क्वेश्चन देखिए। हु हैड बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, मावलंकर, माउंटबैटन, सी राजगोपालाचारी। दोनों क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, दोनों को एक साथ समझाना है। 56 का आंसर बताइए। 56 का आंसर बताइए। राजेंद्र प्रसाद, मावलंकर, माउंटबैटन या राजा जी? सी राजगोपालाचारी या राजा जी, जो भी नाम आप बोले। 56 का आंसर बताइए दोस्तों। छप्पन राजगोपालाचारी, ठीक है। ऑप्शन डी माउंटबैटन सर, बट इंडियन लिखा नहीं था। नहीं, देखिए दोस्तों, यही मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए लॉर्ड माउंटबैटन, अगर सवाल आ जाए आजादी के पहले लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबैटन। आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी लॉर्ड माउंटबैटन। लास्ट कौन है, इनके बाद बने थे राजा जी, तो लास्ट है राजा जी। और अगर पूछ दे पहले भारतीय कौन थे, तो भी राजा जी। तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, इसको समझना है। माउंटबैटन यहां पर, तो इसका आंसर स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो गए, लॉर्ड माउंटबैटन हो गए। क्योंकि देखिए 3-4 चीजें इस पे बन जाती हैं। लास्ट गवर्नर जनरल बिफोर इंडिपेंडेंस, लॉर्ड माउंटबैटन।
फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉर्ड माउंटबैटन, क्योंकि ये कंटिन्यू कर गए। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल राजा जी, लास्ट गवर्नर जनरल राजा जी, और लास्ट फॉरेनर गवर्नर जनरल या ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन। तो ये 4-5 शब्दों के साथ खेलकर आपसे अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको तैयार रखना है, इसको एकदम याद रखना है। चलिए दोस्तों 57वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। Who played an important role in bringing all the states in the independent India into the country's unity? सभी रियासतों को साथ लाकर देश की एकता में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 4 ऑप्शन, सरदार पटेल, बोस, अंबेडकर साहब और गांधी जी। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपको 57वें में दिया जा रहा है। 57 का आंसर क्या होगा? इसको देखिए, सरदार पटेल आपको पता होगा दोस्तों। मैं जरा देखूं आप लोगों में से कितने लोगों ने आंसर दिया है। 57 ए, चलिए 57 का ए दे रहे हैं। 57 चंद्रधक्कर महंता, 57 ए, बिल्कुल बहुत लोग सही दिए जा रहे हो, बिल्कुल सही दे रहे हो। सरदार पटेल, आगे चल के आप देखेंगे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इनको। सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा, 550 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर एक इस देश को एक कर दिया, एकीकृत कर दिया, यूनिफाइड कर दिया। दोस्तों ये भारत के होम मिनिस्टर हुआ करते थे उस दौर में। तो आंसर क्या होगा? सरदार पटेल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 58। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेर अडॉप्टेड एज द मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। स्वदेशी और बॉयकॉट को पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन के दौरान, होम रूल मूवमेंट। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के दौरान, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। साइमन कमीशन के भारत आगमन के दौरान, विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। 58 का आंसर क्या दे रहे हैं दोस्तों? 58 दोस्तों आंसर बताइए। ए सी में बहुत लोग भटक रहे हैं, ए और सी के बीच में लोग घूम रहे हैं। देखिए दोस्तों 58 का आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, इसके विरोध के तौर पे भारतीयों ने ये स्वदेशी और बॉयकॉट 2 मेथड स्टार्ट किए थे दोस्तों। होम रूल के दौरान आगे किया गया होगा, थोड़ा बहुत ये सब हमेशा चला, असहयोग आंदोलन के दौरान भी हुआ। साइमन कमीशन के खिलाफ एज सच ये नहीं हुआ था, लेकिन विद्रोह हमने किया, हमने विरोध भी किया। लेकिन पहली बार ये कब किया? देखिए यहां पे पूछ रहा पहली बार इन तरीकों को कब अपनाया गया? 1905 बंगाल विभाजन के बाद। तो इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 59, भूदान मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? और 4 ऑप्शन, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे। आप एक तरह से अगर देखिएगा तो यहां पे महात्मा गांधी और उनके 3 महान अनुयायियों का नाम लिया जा रहा है दोस्तों। ये तीनों उनके ग्रेट फॉलोअर्स में से एक हैं। जयप्रकाश नारायण, जिनको आप जानते हैं दोस्तों लोकनायक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इन्हें जेपी भी कहा जाता है। पटना एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के तौर पे जाना जाता है दोस्तों। वहीं पे विनोबा भावे, पहले भी हमने इनका नाम ले रखा है, पहले सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के दौरान। तो 59 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? 59 का डी दे रहे हैं, विनोबा भावे। कई लोग बहुत लोग विष्णु अहिरवार जी नहीं, सी नहीं आंसर है। 59 का आंसर है डी, विनोबा भावे आंसर है। भूदान आंदोलन के दौरान ये इनके द्वारा शुरू किया गया था। हैड बीन दिस पर्टिकुलर थिंग हैड बीन स्टार्टेड बाय हिम। भूदान आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 60। ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर। ताशकंद समझौते पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? अब दोस्तों इसमें याद क्या करना है? ताशकंद कब साइन हुआ? ताशकंद साइन हुआ इंडिया पाकिस्तान के द्वितीय वॉर के बाद। जो पाक वॉर हुआ था, पहला 48 में हुआ था, दूसरा सोचिए एक हुआ 71 का युद्ध। 71 के बाद क्या हुआ था? 71 के बाद तो शिमला समझौता हुआ था। तो ताशकंद कब हो रहा है? 62 में तो चाइना के साथ वॉर हुआ, 65 में ये वॉर हुआ था, और 66 में ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने 66 में इसको किया था। तो मेरे हिसाब से 60 का आंसर, दिवेश शर्मा जी आप गलत हो गए, 62 नहीं होगा। 60 का आंसर फिर से सोचिए। सत्यमूर्ति गौर बिल्कुल सही, 60 का बी होगा आंसर, बिल्कुल सही। पीडीएफ लास्ट में शुभम मिलेगा आपको, घबराइए नहीं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितेंद्र जी आप पिछले सवाल का सही जवाब दे रहे हैं। 60 का बिल्कुल, जो लोग सही दे रहे हैं बिल्कुल, 10 जनवरी 1966 को दोस्तों ये साइन हुआ, और अगले ही दिन हमारे देश के
द्वितीय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था 11 सितंबर को। बिल्कुल सही दोस्तों, 1966 ये आपको याद रखना है। सितंबर मैंने बोल दिया था दोस्तों, 11 जनवरी को अगले दिन उनका निधन हो गया था। क्वेश्चन 61, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस? कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। आप इसकी हिंदी को देख सकते हैं दोस्तों। इन चारों में से आप बताइए। देखिए यहां पे देखिए कंफ्यूजन जो है ना, सबसे ज्यादा 2 ही ऑप्शन में हो सकता है। मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा, देखता हूं आपके आंसर। 61 के आंसर्स क्या है आपके? 61 के आंसर्स डी दे रहे हैं बहुत लोग, 61 के डी दे रहे हैं, 61 के डी आंसर्स में बहुत लोग। 61 के बी जो दे रहे हैं, कीर्ति गोले जी नहीं, नीतू कुमारी जी नहीं, 61 बी नहीं होगा जी। बिल्कुल जितने लोगों ने दिया है 61 डी होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर। आजाद हिंद फौज से ये जुड़े जरूर है, लेकिन ये पार्टी कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने नहीं बनाई, ये पार्टी नहीं है। ये तो इन्होंने सैन्य का निर्माण किया था, सेना का निर्माण किया था, भारत की आजादी के लिए, अंग्रेजों से लड़कर भारत की आजादी के लिए इन्होंने किया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। जो दोस्त हमारे बंगाल से जुड़ रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है वहां पर। अगले क्वेश्चन 62, द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज? ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था? दोस्तों कौन सी उपाधि थी? याद रखना है दोस्तों, ये वो उपाधि थी जो कि इनको अफ्रीका में जो बोर वॉर्स हुए थे वहां पे अंग्रेजों की मदद के लिए देनी थी, और इनको दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और इसको इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान लौटा दिया था। 62 का ऑप्शन क्या दे रहे हैं? 62 बी बहुत लोग बोल रहे हैं, 62 का डी जी नहीं, नागराज बी डी नहीं होगा। बिल्कुल हेल्प बायोटेक आप सही जा रहे हैं, विक्की बिल्कुल सही, ज्योति सिंह बिल्कुल सही। ये ऑप्शन होगा केसरे हिंद, ये उपाधि इनको दी गई थी दोस्तों साउथ अफ्रीका में, इन्होंने जो अंग्रेजों की मदद की थी उसके बदले, और बाद में इसको इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त लौटा दिया था। बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों 63वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर डिड गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहां शुरू किया था? दोस्तों कहां पर? देखिए दोस्तों, ये 4 अलग अलग मूवमेंट है जिसमें बारदोली की चर्चा हमने पहले ही कर ली है, और ये हमने उस वक्त क्वेश्चन में दिखाया था 1928 में शुरू हुआ था। गांधी जी दोस्तों 1915 में लौटे थे भारत, और जिस दिन ये लौटे ना उसको आज के दौर में भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। सर्च कीजिए कौन सा दिन है, जनवरी हिंट दे रहा हूं, और पहले 10 दिन में वो दिन मना लिया जाएगा। तो उसको, उस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पे मना रहे हैं। अब इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि इन चारों में कौन सा पहला था। हेल्थ बायोटेक खेड़ा कह रहे हैं, ओलेक्स सिमंग डजंट नो, रायना बिल्कुल सही, चंपारण खेड़ा गलत है। दोस्तों जो बिहार से जुड़ रहे हैं हमारे दोस्त, चंपारण, यहां पर गांधी जी ने यहां पर पहला मूवमेंट शुरू किया था साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद। 3 कठिया सिस्टम होता था, उसके विरोध में इंडिगो की यहां पे खेती की जाती थी। इसके लिए इनको एक राम शुक्ला करके एक जो किसान नेता थे, इन्होंने इनको यहां पे इनवाइट किया था। राजकुमार शुक्ल, सॉरी दोस्तों, राजकुमार शुक्ल नाम के किसान नेता ने इन्हें यहां पर इनवाइट किया था। चलिए 64वें क्वेश्चन पे, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी के तौर पे किन्हें जाना जाता है? दोस्तों बहुत महान नाम है ये देश के उस वक्त कांग्रेस से जुड़े हुए बहुत बड़े नाम हैं। और दोस्तों मैं अभी एक हिंट इनके बारे में पहले दे देता हूं कि इनको आगे चलकर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनफैक्ट एक और चीज बता देता हूं, सिर्फ 2 विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया गया, उनमें से एक ये हैं और दूसरे नेल्सन मंडेला हैं। तो दोस्तों क्या है आंसर आपका 64 का? 64 का आंसर बिल्कुल सही कमिल, एब्सोल्युटली करेक्ट। द आंसर फॉर 64 इज खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं इनको। फ्रंटियर गांधी, और इनके मूवमेंट को दोस्तों रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और इनके सपोर्टर्स को हम जानते हैं खुदाई खिदमतगार। खुदा का खिदमत करने वाला जो व्यक्ति है, जो बंदा है, खिदमतगार, खुदा, गॉड, जो भी उसको सर्व कर रहा है, उनके लोगों को खुदाई खिदमतगार के लोग कहते थे।
चलिए दोस्तों 65वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946? किसके नेतृत्व में वर्ष 1946 के अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया था दोस्तों? देखिए इसका ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देखता हूं आप 65 में क्या दे रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जैसे आप जानते हैं दोस्तों, आगे चल के ये पहले भारत के प्रेसिडेंट भी बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, सरदार पटेल पहले होम मिनिस्टर बनेंगे और सी राजगोपालाचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बनेंगे। तो चारों ऑप्शन फर्स्ट हैं कोई कोई, तो यहां पे आंसर क्या होगा 65 का? 65 बी पीआरएम सोरी एकदम सही है, बिल्कुल सही। जितने लोग भी दे रहे हैं सही दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। 65 का आंसर जवाहरलाल नेहरू है, बिल्कुल सही है। चलिए 66 को देख लेते हैं। Who among the following attended all the 3 round table conferences? निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में किसी ने भाग नहीं लिया। नो वन अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा 66 का? देखो पहले भी मैंने एक आरटीसी का क्वेश्चन किया है और उस वक्त मैंने बताया कि गांधी जी सिर्फ दूसरे वाले आरटीसी में आए, तो मतलब ये तो सही नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहीं पे मैं बता देता हूं कि सेकंड वाले में सरोजिनी नायडू भी आई थी और वो भी सिर्फ सेकंड में आई थी। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा इनमें से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जी हां बिल्कुल, 66 का कई लोग सही आंसर दे रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही, इशिका तिवारी, राजन भारद्वाज, ऋषभ बंसल, श्वेता गोस्वामी, तमाम लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। इसका आंसर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने हिस्सेदारी की थी। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी आर अंबेडकर। चलिए 67वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियन पीपल एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज? भारतीय लोगों ने साइमन आयोग के आगमन के खिलाफ आंदोलन क्यों किया था? जॉन साइमन ने गांधी जी का अपमान किया था, जॉन साइमन जनरल डायर का रिश्तेदार था, आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। John Simon insulted Gandhi ji. John Simon was relative of General Dyer. No Indian member in the commission. It suggested the partition of the country. 67 का आंसर दोस्तों कई लोग दे रहे हैं 67 सी ए भी दे रहे हैं कुछ लोग। 67 ओके डी नहीं दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात, जॉन साइमन इसके मुखिया जरूर थे इस कमीशन के, लेकिन इसमें क्या है, कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये इसका आंसर होगा। इसने देश के विभाजन के बारे में कुछ नहीं कहा था, ना ही इसने कभी गांधी जी का अपमान किया था। तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों कि साइमन कमीशन, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक का नारा लगाया था भारतीयों ने उस दौरान 1927-28 में जब ये भारत आया था। तो ये याद रखेंगे कि क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसके खिलाफ हमने इसका विरोध किया था। तो दोस्तों ये आज के लिए यहां पर मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूं। फिर से मैं जितने भी हमारे दोस्त हैं, ओके, यहां पर जो 8 क्वेश्चन और है, मैं आप लोगों ने जो बोला है कि उसके हिसाब से मैं 8 क्वेश्चन और अभी डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा शुरुआत, आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, इसलिए थोड़ा सा आगे जाऊंगा। हमेशा 7:30 से 9 बजे की क्लास होगी, तो जो लोग स्टॉप कर रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 8 और इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। 68 देयर हैव बीन हाउ मेनी वुमेन प्रेसिडेंट्स ऑफ कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस? आजादी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कितनी महिलाएं रही हैं? देखिए दोस्तों कितनी महिलाएं रही, आपसे पूछ रहा है यहां पर कितनी महिलाएं आजादी के पहले, कितनी महिलाएं यहां पे? थोड़ा सा क्वेश्चन एक बताइए, यहां पे कितनी महिलाएं हैं? इसमें बताना है आपको दोस्तों, आजादी के पहले कितनी अध्यक्ष महिलाएं रही। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, जो लोग 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, देखिए दोस्तों आंसर है 3। और कौन कौन सा 3 है? एनी बेसेंट है, फिर सरोजनी नायडू है और नेल्ली सेन गुप्ता हैं। तो इसको याद रखना है दोस्तों, आजादी के पहले ये 3 महिलाएं, और इसमें जो 2 महिलाएं हैं दोस्तों, एनी बेसेंट और नेल्ली सेन गुप्ता, ये फॉरेनर हैं। सिर्फ सरोजनी नायडू भारतीय मूल की हैं। इसको याद रखिएगा कि सिर्फ सरोजनी नायडू भारतीय मूल की हैं, बाकी दोनों विदेशी मूल की महिलाएं थी। चलिए 69 को देख लेते हैं। इन विच सेशन कांग्रेस कॉल्ड फॉर पूर्ण स्वराज?
किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? इसके पहले कांग्रेस हमेशा स्वराज का मांग करता था दोस्तों। इस सेशन के बाद पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और यहीं बता देता हूं, यह जो भी सेशन है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। JL नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन दिस सेशन। 69 का आंसर क्या होगा दोस्तों? लास्ट 6 क्वेश्चन है दोस्तों। 69 का आंसर बिल्कुल सही। जितने लोग ए दे रहे हैं बिल्कुल सही। सी जितने लोग दे रहे हैं गलत बोल रहे हो। कलकत्ता नहीं है, आंसर लाहौर है। लाहौर के ऐतिहासिक सेशन में पहली बार कांग्रेस ने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों 70वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस? बक्सर की लड़ाई के समय भारत का शासक कौन था? आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन शाह आलम 2, अहमद शाह, फर्रुख शेर और बहादुर शाह जफर। शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, फर्रुख शेर, बहादुर शाह जफर। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, बहादुर शाह जफर। मैं अभी इसमें एक और सवाल दूंगा, तो इसलिए 70 का आंसर दिखाइए। बताइए आंसर क्या है 70 का? 70 का आंसर क्या है दोस्तों? 70 का ए, 70 का बी। जी नहीं, 70 का बी नहीं है दोस्तों, अहमद शाह नहीं है आंसर। 70 का ए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों ये भारत का 1806 तक ये भारत का शासक रहता है। ऑलमोस्ट 1759 से ये भारत का शासक रहता है। और इसके दौरान बहुत चीजें हुई, जैसे पलासी का युद्ध पहले हो गया था, बक्सर इसके दौरान हुआ। तो यहां पे आंसर रखना है शाह आलम द्वितीय। आगे चल के इसकी दोनों आंखें भी निकाल ली गई थी गुलाम कादिर रोहिल्ला के दौरान। तो कई लोग कहते हैं बड़ा अनलक्की राजा था, लेकिन तब तक ही लोगों की मतलब मुगल्स का जो है डिक्लाइन हो गया था, तो ज्यादा पावर इनके पास बचा नहीं था। तो 70 का आंसर बक्सर कब हुआ था दोस्तों? 1764। जो लोग बिहार से जुड़े हैं, बक्सर गंगा नदी के तट पर पटना के नजदीक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है। ये 1764 शाह आलम द्वितीय इसका आंसर हो जाता है। चलिए 71, हु वॉज द लास्ट मुगल किंग? अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन आपका बहादुर शाह जफर, अकबर 2, शाह आलम 2, औरंगजेब। बहादुर शाह जफर, अकबर, शाह आलम द्वितीय और औरंगजेब। यहां पर देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। अंतिम शासक 1857 की क्रांति के वक्त यही भारत के शासक थे मुगलों में अंतिम। देखिए नाम बड़े बड़े रखते थे, बहादुर शाह, अकबर, शाह आलम, लेकिन कमजोर हो चुके थे, मुगलों का पतन हो चुका था। और ये आंसर 71 का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही। कंचन वर्मा, प्रियंका यादव, दिवेश शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। रवीश लाल, संयुक्ता सिंह, सब लोग सब सही कह रहे हो। बहादुर शाह जफर बहुत अच्छे पोएट थे। और आखिर में इन्हें 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों इन्हें बर्मा में रख दिया गया था और 1862 में इनकी मृत्यु वहीं हो गई। आज भी इनका जो मजार वहीं पर है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। हमारे देश के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 72। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास फॉट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने निम्नलिखित में से किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? देखिए दोस्तों, पानीपत हरियाणा में है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ी गए, 2 आप पढ़ेंगे आगे चलकर, एक आज मैं बता रहा हूं। 1761 में हुआ था यह बैटल, और इसमें मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? चलिए दिखाइए। 72 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? प्रज्ञा, पुष्पा, ठीक है। आप लोग 72 का बी दे रहे हैं, बहुत लोग बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली भारत में आक्रमण करता है। और दोस्तों 14 जनवरी 1761 को यह लड़ाई होती है। और कहा जाता है दोस्तों, हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक दिन में इससे ज्यादा लोगों का जान माल कभी नहीं हुआ था, इतने लोग मरे थे। बहुत जो मराठों की क्रीम थी आर्मी की, वो मारी गई थी। अगर आप लोगों में से किसी लोगों ने वो अभी अर्जुन कपूर की एक मूवी आई थी, वो इसी पे थी, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 73 देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हु वाज द लीडर ऑफ द सिख्स? गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों का नेता कौन थे? कौन नेता बन गए? देखिए याद रखना है दोस्तों, सिख लोगों में 10 गुरु हैं। गुरु नानक देव जी महाराज से शुरू होते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पे 10 गुरु खत्म हो जाते हैं। 10 के बाद कोई 11वें गुरु नहीं बनते हैं। लेकिन 10वें गुरु की मृत्यु के बाद 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, तो कौन बन जाते हैं इन लोगों के नेता? देखते हैं।
73 सही है। बी बहुत लोग दे रहे हैं, बिल्कुल डी नहीं। रंजीत सिंह जी बहुत बाद में आएंगे, दिलीप सिंह जी बहुत बाद में आएंगे। जी यहां पे आंसर होगा बंदा बहादुर। बंदा बहादुर यहां पर इन लोगों के नेता बनेंगे। ये याद रखना है दोस्तों, ये आगे चल के इन्हें फर्रुखशियर मार देंगे, लेकिन यहां पे 15 तक, ये 1715 तक सिखों के नेता के तौर पे उभरते हैं। 74 हु अटैक्ड इंडिया इन 1739 एडी, 1739 ईस्वी में भारत पर किसने हमला किया था? ऑप्शन बाबर, तिमूर अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह। दोस्तों 39 में आक्रमण किसने किया? आप लोगों को पता होगा, इस आक्रमण के बाद भारत से कोहिनूर डायमंड और आपके शाहजहां का जो पीकॉक थ्रोन था, इस व्यक्ति ने लूट कर यह भारत से चला गया था। और यह आंसर क्या है? बिल्कुल सही, जादू सिंह परमार बिल्कुल सही, श्रुति जी गलत हो गया, शालिनी जी गलत हो गया, नादिर शाह, लकीलाल बिल्कुल सही जा रहे हैं। 74 का आंसर है नादिर शाह। 39 में इस व्यक्ति ने भारत पर हमला किया था। लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, 75 नॉन कोऑपरेशन वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर विच इंसिडेंट, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? चौरी चौरा, मोपला, भगत सिंह की फांसी, लाला जी की मृत्यु। इसको बताना है दोस्तों। आज का आखिरी सवाल, 1922 में 5 फरवरी को ये चीज हुआ था, इसको आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों ने, कई लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। 75 का आंसर हो रहा है ए, बिल्कुल सही। 75 चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद यहां पर इस चीज को, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था दोस्तों, इसको इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल दोस्तों, यही हमारा इंडेवर रहेगा। हर दिन 7:30 बजे से 9 बजे तक बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में अगले 40 दिन लगातार हम लोग क्लासेस लेंगे। हर सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। हर क्लास के अंत में आपके साथ पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में शेयर की जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग क्लासेस लेंगे। आप लोगों से हम लोग सिर्फ एक चीज चाहते हैं, प्लीज हमारे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आपके लिए एक जगह जहां पर हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर्स हर दिन 7:30 से 9 बजे आपके हर दिन 75 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा किस दिन, जैसे आज मैंने 75 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से डिस्कस किया, कल मैं फिर से आऊंगा लेकिन एक नए टॉपिक के साथ, और आपको सिर्फ आंसर देते रहना है। मैं डिस्कस करूंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा और बाद में आपको उसके आंसर्स, मतलब आप देखिए, वापस क्लासेस को सुनिए, समझिए, रिवाइज करिए। इतना है आपसे आज के लिए दोस्तों, इतना ही। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपके लिए शेड्यूल भी डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस दिन क्या शेड्यूल में क्या क्लासेस होगी। और पीडीएफ इस क्लास का दोस्तों अपलोड भी कर दिया गया है। क्लास खत्म होते ही पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। इसको पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक है। जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप की तरफ से, एक ही चीज रहेगा कि आप एग्जाम क्लियर करें। 100% हमारे तरफ से दिया जाएगा। इसी तरीके से आंसर दीजिए। आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से आज का आंसर दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल 7:30 बजे। गुड बाय।